बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने फंक्शन एनालिसिस के कोर्स का स्टार्ट लेते हैं और इसमें सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि हम कौन सी बुक फॉलो करेंगे और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें प्री रिक्विजिट्स के लिए चाहिए और कौन से चैप्टर हमने इस बुक्स में से कवर करने होंगे। पहले तो वैसे मैंने बुक के हवाले से और कंटेंट्स के हवाले से आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दिया था। मैंने ऑनलाइन ये बुक डाउनलोड की है और ये बुक सबसे पहली बुक है, 1978 का एडिशन है, लेकिन मार्केट के अंदर 2016 की बुक पाई जाती हैं। उसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं, पैराग्राफ्स की कुछ नई चीज़ें उन्होंने ऐड की होंगी, कुछ एक्सरसाइजेज बीच में ऐड की होंगी। तो आप लोगों को जो मार्केट से बुक मिलेगी वो 2016 की होगी। मैंने वो आपको बताया भी है कि आप लोगों ने वही लेनी है और ओल्ड बुक सेंटर से भी मिल जाती है ये बुक। आप अपने सीनियर से रब्ता करें, हो सकता है उनके पास भी ये मौजूद हो। इस बुक के लेने के फ़ायदे ये हैं कि अगर आप लोग BS में या MSc में हैं तब भी आपको ये काम आएगी, और साथ ही अब अगर MPhil में आप लोग आ जाते हैं वहाँ भी फंक्शन एनालिसिस का एक कोर्स होता है, उसमें भी आप लोगों को काम आएगी। इसी में से ही पढ़ाते हैं अक्सर। तो ये बुक बड़ी प्रिसाइज है। बुक का टाइटल है इंट्रोडक्टरी फंक्शन एनालिसिस विद एप्लीकेशंस और ऑथर का नाम है रॉयन क्रेजिक। इन्होंने काफ़ी सारी और बुक्स भी लिखी हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। इन्होंने इंजीनियरिंग की बुक्स लिखी हैं और इसके अलावा आप अगर आप देखें, कॉपीराइट 1978 का है, पब्लिशर जॉन वेली एंड सन्स वाले हैं। उसके अलावा असल में मैं आप थोड़ा सा इसलिए मैं आपको थोड़ा इस बुक के हवाले से बता रहा हूँ कि आप कोई भी बुक जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो मेरी कुछ रिकमेंडेशन हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। वो ये है कि आप उसका प्रीफेस ज़रूर पढ़ा करें। बताता है कि इस बुक का पर्पस क्या है, बुक क्यों लिखी गई है। तो ये अगर आप गौर करें तो सबसे पहली लाइन, फंक्शन एनालिसिस प्लेज एन इंक्रीजिंग रोल इन द अप्लाइड साइंसेस एज वेल एज इन मैथमेटिक्स इटसेल्फ। तो ये बात आपसे जब आप ये पढ़ेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी कितनी ज़्यादा एप्लीकेशन है इस सब्जेक्ट्स की। अगर आप अप्लाइड साइड पे जाना चाहते हैं या अप्लाइड साइड पे काम करना चाहते हैं, यूजुअली ज़्यादातर डिफरेंशियल इक्वेशन में या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में या क्वांटम थ्योरी में या वेव थ्योरी में या हार्मोनिक एनालिसिस में, और अगर आप इसमें काम या न्यूमेरिकल एनालिसिस की थ्योरेटिकल स्टडी करना चाहते हैं तो आपको फंक्शन एनालिसिस अच्छे तरीके से आना चाहिए। फंक्शन एनालिसिस के जो बेसिक्स हैं वो आप लोगों को इसी कोर्स में पढ़ाई जाएंगी। तो ये पर्पस आपने पढ़ना है इस बुक का कि क्या है। फिर हर सब्जेक्ट का ना एक प्री रिक्विजिट होता है। प्री रिक्विजिट का मतलब होता है कि उससे पहले आप लोगों को क्या क्या आना चाहिए इस सब्जेक्ट के पढ़ने से पहले। तो बैकग्राउंड में आपको सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि आपको कुछ लीनियर अलजेब्रा की बेसिक्स आनी चाहिए, ऑर्डनरी कैलकुलस आनी चाहिए, जो कि काफ़ी हद तक इस बुक के पढ़ने के लिए काफ़ी है। मैयर थ्योरी भी रिक्वायर्ड है लेकिन ज़रूरत नहीं है, उसने इसमें मैयर थ्योरी के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस नहीं की। उसने कहा टोपोलॉजी की भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की भी ज़्यादा चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये पैराग्राफ भी आप लोग पढ़ेंगे तो कि आपको अंदाज़ा होगा कि प्री रिक्विजिट्स क्या है। बुक जो है ना उसमें आपको उसने बताया भी है कि ये किस किस लेवल को पढ़ाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि शॉर्ट कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो फर्स्ट 4 चैप्टर्स या 1 to 4 के साथ 5 भी मिला लें तो एक शॉर्ट कोर्स बनता है, या आप 1 to 4 पढ़ें और 7 पढ़ें, जो कि स्पेक्ट्रल थ्योरी का चैप्टर है, 7 चैप्टर। अच्छा, अब उसने थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन किया कि आप ना इसको किस तरह से पढ़ सकते हैं। वो कहता है कि पहले मीट्रिक स्पेस पढ़ें। मीट्रिक स्पेस से ना आप जंप करके ना डायरेक्ट उसकी एप्लीकेशंस पे भी आ सकते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 5 और 6 है। या अगर आप इनर प्रोडक्ट स्पेसिस पढ़ते हैं या हिल्बर्ट स्पेसिस पढ़ते हैं तब भी आप चैप्टर नंबर 6 पे, जो कि अप्रॉक्सीमेशन थ्योरी से रेलिवेंट है, वहाँ पे आ सकते हैं या उसके एप्लीकेशन पे आ सकते हैं। अदरवाइज आप इस तरीके से मीट्रिक स्पेस पढ़ें पहले,
नॉर्म स्पेसिस और बानाक स्पेसिस पढ़ें, लीनियर ऑपरेटर्स पढ़ें, इनर प्रोडक्ट एंड हिल्बर्ट स्पेस पढ़ने के बाद ये 4 थ्योरम्स हैं बहुत फेमस फंडामेंटल थ्योरम्स हैं फंक्शन एनालिसिस के। एटलीस्ट इनकी स्टेटमेंट्स लाजमी आपको आनी चाहिए जो कि हमारे कंटेंट्स में लिखे हुए हैं, ये करने चाहिए। फिर उसके एप्लीकेशन हैं जो कि चैप्टर नंबर 5 में है, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन से रेलिवेंट है, एग्जिस्टेंस थ्योरी है। अदरवाइज आप चैप्टर नंबर 7 पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। ये उसने एक मैप बनाया समझाने के लिए कि किस तरह से आप कोई टॉपिक, फॉर एग्जांपल आप सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स पढ़ना चाहते हैं जो कि अभी ऑब्वियसली हमारे इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, तो उसके लिए ना बेसिक कंसेप्ट भी उसी चैप्टर नंबर 7 में दिए हुए हैं। तो ये बुक तक 11 जो है ना उसमें चैप्टर्स दिए हुए हैं, आगे इसकी डिटेल आएगी। ये आप बुक को जब खरीदेंगे तो आप उसमें देख सकते हैं। जो हमने फॉलो करना है, जो हमने इस सब्जेक्ट्स में लेके चलना है, सबसे पहला कंटेंट्स मैंने आपको शेयर किए थे, उसमें भी हमारे पास 3rd नंबर पे जो बुक लिखी हुई है वो यही बुक है। वो 2007 की लिखी हुई है। अनफॉर्चुनेटली मैंने जो डाउनलोड की है वो 1978 की है, PDF फॉर्म में है ये। अदरवाइज 1987 की भी थी, वो थोड़ी सी ना फॉर्मेट उसका चेंज था। लेकिन ये है कि इसमें ना 95% से बल्कि 97% जो कंसेप्ट हैं, मटेरियल है, डेफिनेशन, थ्योरम्स हैं, वो एग्जैक्टली वही होंगे जो आप ना 2016 वाली बुक भी खरीदेंगे। कुछ ख़ास चेंजेस जो है ना वो नहीं होंगी। वो भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गौर करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि यार ये वाली उसने चेंजेस किए हैं। जो सबसे बेसिक कंसेप्ट है ना वो चैप्टर नंबर 1 में है जो हमें चाहिए। और चैप्टर नंबर 1 मीट्रिक स्पेसिस से रेलिवेंट है। मीट्रिक स्पेसिस में मीट्रिक का कंसेप्ट है, उसकी मीट्रिक स्पेसिस का कंसेप्ट है, एग्जांपल्स हैं। ओपन सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है, नेबरहुड का कंसेप्ट आएगा इन द सेंस ऑफ मीट्रिक। कन्वर्जेंस क्या होती है, कॉची सीक्वेंस क्या होती है, कंप्लीटनेस क्या होती है, उनके एग्जांपल्स हैं। और कंप्लीटनेस के प्रूफ हैं और कम्पैक्टनेस है। ये कंसेप्ट है ना तकरीबन 6 सेक्शंस पे मुनहसर हैं और इनको हम इनमें से हो सकता है कुछ चीज़ें जो है ना वो तो स्किप कर दें, लेकिन 90% का जो हिस्सा है ना इस चैप्टर का वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हालांकि वो हमारे पर जो कंटेंट्स है उसने कहा है कि मीट्रिक स्पेस का ना क्विक रिव्यू करना है। अब यूजुअली मैं क्विक रिव्यू ही कराता हूँ अगर मैथमेटिकल स्पेसिस पढ़ी हुई हो, लेकिन अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि हमें ना उनमें चीज़ें ना डिटेल से नहीं पढ़ाई गई, हमें नहीं पता कि कम्प्लीटनेस क्या है, हमें नहीं पता कि कन्वर्जेंस क्या है, कन्वर्जेंस की क्राइटेरियाज क्या है, उनकी एग्जांपल्स के हवाले से नहीं पता होता, मीट्रिक को अप्लाई नहीं करना आता सही। तो इस पे ना मैंने थोड़ा सा प्लान किया। ये प्लान ये किया कि इसमें एटलीस्ट मैं 2 वीक्स इस चैप्टर पे लगाऊंगा, चैप्टर 1 पे सॉरी। फिर जो चैप्टर 2 है जो कि एक्चुअली जो फंक्शनल से स्टार्ट होता है यूजुअली अक्सर बुक्स में, उसमें वो चैप्टर 1 नहीं देते, वो चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि चैप्टर 2 जो है उसमें नॉर्म स्पेसिस है, बनाक स्पेसिस है। फंक्शन एनालिसिस का जो क्लासिकल स्टार्ट है वो इधर से ही होता है, नॉर्म स्पेस से। नॉर्म क्या होता है, नॉर्म स्पेस क्या होती है, फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेसिस क्या होती है, उनकी सब स्पेसिस, उनकी कंप्लीटनेस, फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेसिस, लीनियर ऑपरेटर्स, बाउंडेड एंड कंटीन्यूअस लीनियर ऑपरेटर्स, linear functional linear operators and functional on finite dimensional spaces and norm spaces और operators dual spaces। ये पूरा चैप्टर 2 है ना जो हमने पूरा मुकम्मल इंशाल्लाह करने की कोशिश करनी है। और मिड में जहाँ तक हमसे हो सकेगा हम इसे कवर करने की कोशिश करेंगे। यूजुअली मैं सेक्शन 7-8 तक चला जाता हूँ, जो कि मैंने चैप्टर 2 मुकम्मल भी हो जाता है बास टाइम जब मैंने बच्चों को पढ़ाया है, आपके सीनियर्स को। फिर चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 के अंदर ना ज़्यादातर चीज़ें नहीं कवर करनी हमने। इसमें हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस है, हिल्बर्ट स्पेस है, फर्दर प्रॉपर्टीज ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ऑर्थोगोनैलिटी है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट एंड डायरेक्ट सम है, डायरेक्ट ऑर्थोनॉर्मल सेट्स एंड सीक्वेंसेस हैं। ये कंसेप्ट हमने मुकम्मल करने हैं जो कि कंटेंट्स में दिए हुए होंगे। कंटेंट्स में इनर प्रोडक्ट स्पेस, हिल्बर्ट स्पेस है, ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोगोनल सेट्स है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, हाँ जी, GS ऑर्थोगोनलाइजेशन, ग्राम स्मिथ प्रोसेस है, ठीक है ना। उसके बाद है जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस है, रेज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम है, वीक एंड वीक स्टार कन्वर्जेंस है। ये हमें लाजमी करनी है जो कि इसमें नहीं है, कुछ चीज़ें डायरेक्ट नहीं लिखी हुई, ये नहीं करनी हमने।
सेल्फ एडजॉइंट, यूनिटरी एंड नॉर्मल ऑपरेटर्स नहीं करने, हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर्स नहीं करने, ये नहीं, ये लेजेंडर हर्माइट एंड लैग्रेंज पॉलिनॉमियल्स नहीं करनी, इन चीज़ों को हमने नहीं करना। फिर चैप्टर नंबर 4 है, इसमें ना बेसिक कंसेप्ट हैं, जोन लेमा है। इसमें ना हमारे पास यूजुअली ना हम बहुत ही कोशिश करते हैं करने की, तो हम ना इस चैप्टर पर पहुंच पाते हैं, क्योंकि कवर करने के लिए ना बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं जो कि अक्सर हम नहीं कर पाते। इन्होंने ना कंटेंट्स में लिख तो दिए हैं ये 4 थ्योरम्स, लेकिन ऑब्वियसली ये कई जो है ना यूनिवर्सिटीज़ में फंक्शन एनालिसिस का कोर्स 4 क्रेडिट आवर का होता है, हमारे पास 3 क्रेडिट आवर का है। तो इसमें ना थ्योरम्स की जो एटलीस्ट स्टेटमेंट्स हैं वो हम करने की कोशिश करेंगे, थ्योरम्स को समझेंगे कि थ्योरम कहता है कि उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस दफ़ा मेरा जो मेन जो फोकस है, मैं चाहता हूँ कि आप एप्लीकेशंस कराऊँ, तो एटलीस्ट जो है ना इसमें बनाक फिक्स पॉइंट थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन है, इस पर 1 या 2 लेक्चर एटलीस्ट मैं लगाऊंगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि बनाक इसकी ना फंक्शनल एनालिसिस की एप्लीकेशन, या हमारे कंटेंट्स में लिखा भी हुआ है बनाक फिक्स पॉइंट थ्योरम एंड एप्लीकेशंस। इस पे फोकस ज़्यादा करेंगे, बजाय ये कि हम थ्योरेटिकल प्रूफ्स लंबे लंबे रिजल्ट्स हैं उनको प्रूफ करने बैठ जाए और हमारा टाइम उस पर लग जाए। मेन कंसेप्ट लेने की कोशिश करनी है हमने, और इंशाल्लाह ताला हम इसे इसी तरह से लेके चलेंगे। चलें जी, अब नेक्स्ट हम अब इसको आगे लेके चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, कुछ नोटेशन दी हुई हैं। मीट्रिक स्पेस, मीट्रिक स्पेस क्या होती है? मीट्रिक स्पेस की कुछ उसने ना पहले बैकग्राउंड बताया कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और हम ये लेके चलते हैं क्या। इसमें सबसे पहले बात आप समझें कि कोई भी आर्बिट्रेरी यूनिवर्स में जो भी सेट मौजूद है, वो जो भी सेट हम ले उसका नाम हम एक्स रख लेते हैं। मीट्रिक स्पेस हमेशा एक सेट होती है और उसके ऊपर एक मीट्रिक डिफाइन होता है, और मीट्रिक स्पेस कहते हैं सेट विद एसोसिएटिव मीट्रिक। इसकी ना मीट्रिक की ना 4 एक्सियम्स हैं जो कि आगे दिए गए हैं। यूजुअली ना असल में इसका जो मैं थोड़ा सा मोटिवेशन आपको ये देता हूँ, वाइट बोर्ड पे आपको ले जाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हम करना क्या चाहते हैं। रियल एनालिसिस है ना, इसका प्री रिक्विजिट है समझने। हमारे पास ये रियल लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है। आपको मैं कहता हूँ कि आप ना मुझे 0 से लेके ना 1 तक का डिस्टेंस बताएं, आप सब लोग कहेंगे कि 1 है जी। कैसे निकाला? आपने 1 - 0 किया और उसका आंसर निकाल दिया 1। 0 से 1 का डिस्टेंस भी 1 है, 1 से 0 का भी डिस्टेंस 1 है। तो अगर बजाय ये 1 से 0 करेंगे तो 0 - 1 आ जाएगा, जो कि -1 है, जो कि -1 तो डिस्टेंस नहीं होता। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ना आप इसके साथ एब्सोल्यूट वैल्यू लगा देंगे। यहाँ भी एब्सोल्यूट वैल्यू लगाएंगे, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी और ये आ जाएगा 1। तो आप लोगों ने ना रियल एनालिसिस में ये चीज़ लिखी होगी, x - y एब्सोल्यूट वैल्यू, या मज़ीद आप समझें मॉड ऑफ x को हमने आप जानते होंगे ये हमें कौन सी x देता है अगर x क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और -x देता है अगर x लेस देन 0। डी और x - y मॉड है ना, इसमें भी यही प्रॉपर्टी है, x - y आएगा आंसर अगर x - y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और अगर लेस देन है तो उसमें ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम कर क्या रहे हैं, हम ना मिट्टी की हम इसमें डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। रियल लाइन के हर 2 पॉइंट्स के दरमियान में आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं विद दिस फार्मूला। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये एक ही फार्मूला है कि इसी मदद से हम किया जाए। अब ये सेट था रियल लाइन, अगर मैं कहूँ कि मुझे ना
यही काम आप ना प्लेन पे करके दे। ये दो पॉइंट्स है एक्स और वाई, इसके दरमियान डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करूँ? या मज़ीद अगला क्वेश्चन कोई पूछ सकता है ना कि ये जी स्पेस है, ये दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान में डिस्टेंस कैलकुलेट करें। हर सेट है ना, क्या हम अगला पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि हर सेट के दो एलिमेंट्स के दरमियान में डिस्टेंस कैलकुलेट किया जा सकता है, या वो कौन से सेट्स हैं जिनके दरमियान अब जब डिस्टेंस कैलकुलेट करने लगेंगे कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसा फार्मूला होना चाहिए ना कि दो पॉइंट्स लूँ उनके दरमियान में डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूँ। ये तो हमारे पास R था, R2 था, यूनिवर्स में तो बहुत सारे सेट्स हैं, या अगर जनरलाइज करते जाएँ Rn में चले जाएँ, अगर कम्प्लेक्स प्लेन ले लें, कम्प्लेक्स के दो एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लें तो उनके दरम्यान में कैसे कैलकुलेट करूँ, या C2 में या Cn में या C3 में एंड सो ऑन, सॉरी Cn। ये कुछ सेट्स मैंने लिखे हैं क्योंकि इनकी ना ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन तो करते हैं, ज्योमेट्रिकली हम बताते हैं कि ये इसको ड्रा किया जा सकता है। अब ज्योमेट्रिकली बता दिया है तो स्पेस के अंदर दो पॉइंट्स मौजूद हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस भी तो कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या एक ही तरीका है कैलकुलेट करने का। तो इन तमाम चीज़ों को ना सोचते हुए एक मैं आपको भी थोड़ी सी थ्योरी बता रहा हूँ। उन्होंने अंदाज़ा ये लगाया कि x माइनस वाई मॉड है ना, इसी कंसेप्ट को अगर हम जनरलाइज करना चाहें कि किस तरह जैसे इसने किया है तो कैसे कर सकते हैं। R2 में फॉर एग्जाम्पल जनरलाइज करना चाहें, R2 में कोई कह सकता है यार R2 में ना हमारे पास ये R2 का कोई एलिमेंट है, इसमें ना ये इस तरह x1 y1 x2 y2, कोई कहेगा चलना ये x1 और x2 के दरम्यान में डिस्टेंस जो कि x1 माइनस x2 मॉड है प्लस y1 माइनस y2 मॉड है। तो ये क्या हमें सही जवाब दे देगा? कोई कहेगा मैं इस तरह से कैलकुलेट करूँगा इसका डिस्टेंस। अब नोटेशन क्या दी जाए, ये क्वेश्चन है कि भाई x और y के दरमियान, जैसे इधर ये नोटेशन दी थी तो इधर ना d लगा देते हैं साथ, डिस्टेंस के लिए ना d। और ये उसने फार्म मतलब मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है एक बंदा कहे कि मैं इस तरह से लेता हूँ डिस्टेंस, ये दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस x1 x कंपोनेंट्स के दरम्यान में लिया, y कंपोनेंट्स के दरम्यान में लिया, डिस्टेंस को ऐड अप कर दिया, इसको ना d1 कहते हैं आप। कोई कहता है नहीं मैं ऐसे नहीं करता, कोई कहता है मैं x और y जो है ना इसमें ऐसे कैलकुलेट करता हूँ, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 जी। तो ये x2 d2 जो लिया ना इसका स्क्वायर रूट ले लें, इसका स्क्वायर लेंगे ना, एक जो है ना मैथमेटिशियन कहता है मैं ऐसे कैलकुलेट करता हूँ d3, अब कोई कहता है चलो ये ऐसे करें d3, वो एक कहता है नहीं मैंने ऐसे नहीं करना। मैं कहता हूँ कि मैं ना अभी मैं सारी डिस्कशन ना इसके ऊपर कर रहा हूँ R2 पे, कि R2 के ये दो एलिमेंट्स हैं इनके दरम्यान में डिस्टेंस कैसे लिया जाए, बजाय ये कि मैं डायरेक्ट आपको डेफिनेशन पे ले जाऊँ। मैं थोड़ी सी ना कुछ क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ कि आपके माइंड में ये बात आए कि हम करना क्यों चाह रहे हैं। अब ये कहता है कि मैं पता क्या करता हूँ, मैं है ना मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस x2 एब्सोल्यूट वैल्यू कॉमा
y1 माइनस y2 एब्सोल्यूट वैल्यू, इन दोनों नंबरों का ना मैक्सिमम ले लें। ये d3 उसका नाम दिया हुआ है। किसकी बात मानेंगे जी? ये डिस्टेंस का d1 वाला ठीक है कि d2 वाला ठीक है, ये d3 वाला ठीक है? इसको प्रैक्टिकली आप चेक भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं ना 2 पॉइंट फिक्स कर देता हूँ। फिर हम एक नया पेज लेते हैं, उस पर देखते हैं। ये देखें, ये R2 है, ये पॉइंट है जी 1 0 और ये पॉइंट है 0 1। इसे समझ लें कि ये x है कैपिटल, ये y है। अब d1 जो था ना, वो d1 ऑफ एक्स वाई जो कि फार्मूला बनाया था x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। अब ये जो है ना, ये इसमें x1 है 1 और y1 क्या है 0 है। यहाँ पे x2 क्या है 0 है और y2 क्या है वो 1 है। तो आंसर क्या आ जाएगा 1 माइनस 0 1 मॉड प्लस मॉड 1 विच इज इक्वल टू 2। d2 देखें, वो था x1 माइनस x2। इसको ना ऐसे लिख लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये भी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर रूट विच इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 2 d3 मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस x2 कॉमा y1 माइनस y2 और तो मैक्सिमम ऑफ क्या आ जाएगा x1 माइनस x2 की मैं मॉड की वैल्यू है 1, उसकी भी 1 है, तो आंसर मैक्सिमम दोनों का 1 आ गया। अब देखें एक बंदा के हिसाब से 2 आंसर आ रहा है, डिस्टेंस एक के हिसाब से स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ रहा है, एक के हिसाब से 1 आ रहा है। ठीक है, तो क्या अब हम इन तीनों को कंसीडर करेंगे? मतलब ये कहता है कि मैं ये डिस्टेंस नेचुरल डिस्टेंस ये होना चाहिए। ठीक है, वही कहता है नहीं भाई मैं ना इसकी वैल्यू क्या आएगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। 3 ऑप्शन दिए, सिर्फ 3 नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं, कई और फार्मूले भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये एक छोटी सी एग्जांपल है ना, मैंने कुछ क्वेश्चन रेज की जो कि आपके माइंड में आ गए। अभी तो ये R2 की बात हो रही है, फिर जब मैं R3 पे जाऊंगा तो हो सकता है कोई और चीज़ें हो, R4 पे सेट चेंज कर दो। अभी तो चलो ऑर्डर पेयर्स थे, अगर वो दूसरे वाले ले लो, कोई कम्प्लेक्स टाइप के ले लो, या मैट्रिसेस का सेट ले लो, या सीक्वेंसेस का सेट ले लो, क्योंकि यूनिवर्स में तो बहुत सारे सेट्स मौजूद हैं, पता नहीं कॉम्प्लिकेटेड किस्म के स्ट्रक्चर मौजूद है। वो तो कहता है कोई आर्बिट्रेरी सेट पे कंसीडर करते हैं एक्स, उस पर मीट्रिक कैसे डिफाइन कराया जाए। मीट्रिक और डिस्टेंस एक ही बात है, मीट्रिक का वर्ड यूज़ करेंगे, ये डी का नाम लिख कहते हैं मीट्रिक है, मीट्रिक कहते हैं, लेकिन उसका ना लिखते डी एक्स वाई है। अब डेफिनेशन पे ज़रा आते हैं। ये है जी मीट्रिक की डेफिनेशन। A metric space is a pair where X is a set and D is a metric on X. That is, D क्या है? D को एक्सप्लेन कर रहा है, that is का मतलब होता है एक्सप्लेन कर रहे हैं। A function defined on X क्रॉस X, ये X जो लिया था ना सेट हमने आर्बिट्रेरी नॉन एम्प्टी, उसका क्रॉस प्रोडक्ट से एक मैप आती है जो कि X में जो कि R पे जाती है, क्योंकि D ऑफ X Y किसी भी दो एक किसी भी, अब ये देखें ना इंटरेस्टिंग बात है, X क्रॉस X क्यों लिया है? एक सेट है ना, उसके 2 एलिमेंट्स के दरमियान में हमने करना है ना डिस्टेंस कैलकुलेट, तो ऑब्वियसली एक्स क्लास एक्स लेंगे तो पेयर बनेगा ना। एक्स क्लास एक्स से वाई पे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और आंसर आर में जाता है। वो कहता है कि डी रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। ये जो फंक्शन हमने लिया है ना डी,
वो रियल वैल्यूड हो, मतलब है कि उसके जो आंसर है वो आर में जाए, फाइनाइट हो, नॉन नेगेटिव हो। अगर डिस्टेंस दो पॉइंट का ज़ीरो है तो वो पॉइंट्स इक्वल होने चाहिए। यही तो नहीं है कि दो अलग अलग है उनका डिस्टेंस ज़ीरो आ जाए। अगर डी की दूसरी कंडीशन ये है कि डी यही वाली कंडीशन लाजमी सेटिस्फाई करे। तीसरी कंडीशन क्या है कि डी सिमेट्रिक होना चाहिए, कि अगर एक्स से वाई पे डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं वो इक्वल होना चाहिए वाई से एक्स पे। और चौथी कंडीशन जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। अगर एक्स वाई का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया हमने तो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए डी एक्स से जेड पे। अगर एक पॉइंट और ऐड किए बीच में थोड़ा सा हट के साइड पे या उसी पे, तो ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करे। अगर डी ये चारों कंडीशनें सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे कि डी मीट्रिक है। और जिस सेट में मीट्रिक होगा उस सेट को कहेंगे कि वो मीट्रिक स्पेस है विद रिस्पेक्ट टू दैट डी।